नमस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के MCU दर्शन टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार जी उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे वर्तमान परिस्थितियों के बारे में, खासतौर से 22 जनवरी 2024 जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में दर्ज हो चुकी है तारीख, उसके बारे में खासतौर से हम उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे उन विषयों पर जो इन दिनों देश के मानस को मथ रहे हैं। तो नंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कल की जो तारीख है वो भारत के इतिहास में एक विशिष्ट तारीख के रूप में दर्ज हुई है। इस तारीख का और कल के आयोजन का पूरे भारत के लिए और भारत के माध्यम से पूरे विश्व के लिए क्या संदेश आप महसूस करते हैं? कल का जो तारीख 2024 जनवरी 22 वो मार्क करेगा भारत के स्वाभिमान का, स्वतंत्रता का घोषणा का दिन जी, अनाउंसमेंट ऑफ और कल्चरल फ्रीडम जी, एक प्रकार के अपने सांस्कृतिक स्वतंत्रता के दिन है। मैं इसको मानता हूँ अगस्त 15 के समान भारत के जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण मुहूर्त इस रूप में मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि किसी भी देश, किसी भी समाज स्वतंत्र हो गया ये कब कर सकते हैं? केवल राजनैतिक स्वतंत्रता मिलने से एक देश स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र शब्द का भी अर्थ स्वत्व के आधार पर तंत्र का आविष्कार करने का अवसर कब मिलता है तब बता सकते हैं वो देश या समाज या व्यक्ति स्वतंत्र है। हमको राजनैतिक स्वतंत्रता मिले है, कौन हमारे ऊपर सत्ता में हासिल करना, सत्ता में बैठना है, वो चुनने का अधिकार हमको मिला है। लेकिन अपना जो सिविलाइजेशनल फ्रीडम, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, शिक्षा के क्षेत्र के स्वतंत्रता, वही औद्योगिक क्षेत्र का स्वतंत्रता, कला के, खेती के, सब विषयों में भारतीय स्वत्व, राष्ट्र के स्वत्व या सेल्फहुड जब अप्लाई कर सकते हैं तब कह सकते वो देश स्वतंत्र है। उस दृष्टि पर कम से कम 496 साल से 496 ईयर्स से भारत के एक सांस्कृतिक स्वाभिमान के ऊपर रहे एक कलंक को अपने जो देशभक्त लोग, राम भक्त लोगों ने इसको निकाल दिया और उसी स्थान पर अपने भारत के स्वत्व का प्रतिपुरुष राम जी का मंदिर आ गया। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है, केवल एक मंदिर का, एक आस्था के स्थान। इससे भी ज्यादा कल अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया, ये तो अपने राष्ट्र के स्वत्व का स्थान है, तीर्थ स्थान है, तीर्थस्थली है। आपने भारत के स्वत्व का जिक्र किया, तो आज की पीढ़ी भारत के स्वत्व के को किन अर्थों में ले? हम स्वत्व जब बोलते हैं तो स्वत्व के का अर्थ क्या, उसका आशय क्या और उसका इम्पैक्ट क्या? देखिए, स्वत्व कहते हैं, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, हम सब नर है, मनुष्य है। क्या चीज है आपको मनुष्य बनाने वाला? जो चीज क्या है? जानवरों के अगर देखा है तो हम भी एक स्पीशीज है, एक बीइंग है। व्हेन विल वी बिकम ह्यूमन बीइंग? एनिमल बीइंग भी हो सकते हैं, लेकिन उसके स्थान पर हम कहते हैं हम मनुष्य हैं। जो मूल्य, आदर्श, जो कुछ तत्व आपको मनुष्य बनाते हैं, इसको कहते हैं मनुष्यत्व। इस प्रकार एक देश को, एक राष्ट्र को सही अर्थ में आगे बढ़ाने का जो मूल्य विशेष, क्वालिटीज या उनके जो आदर्श, ये सब विषय मिलकर एक नाम दे सकते हैं तो वो उस राष्ट्र का स्वत्व कर सकते हैं। हम कहते हैं सभी नेशंस इक्वल है, समान है। पूरे विश्व में अनेक देश हैं, लेकिन उस देशों के बीच में से भारत को अलग करने वाला कुछ क्वालिटीज है भारत के अंदर। उस क्वालिटीज का पूरी तरह अगर आप लेकर बता सकते हैं तो इसको स्वत्व कर सकते हैं। स्वत्व का अनेक सब डिविजन्स है, वो मैंने पहला क्वेश्चन के आंसर के रूप में बताया था। शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्वत्व क्या है?
उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, भारतीय विद्या दर्शन क्या है? सा विद्या या विमुक्त, वन विच लिबरेट्स यू, वन विच गिव यू सम जॉब। ये विद्या नहीं है भारत में। जॉब मिलेंगे ना मिलेंगे, लेकिन आपको अल्टीमेट अर्थ में, मीनिंग में आपको लिबरेट करना, मुक्ति दिलाना, ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। उसको कहते हैं विद्या। वो विद्या दर्शन भारतीय विद्या दर्शन है। आप अगर पाश्चात्य देश में कितने भी जगह पर घूमो, वहां अध्ययन करो, आपको इस प्रकार का एक विशेष अर्थ विद्या के लिए नहीं मिलते हैं। अर्थ के बारे में भी, अर्थ खूब कमाओ आप, यू कैन मेक इनफ इकोनॉमी, आप फाइनेंस, वेल्थ अक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसका बेस में एक धर्म से नियंत्रित करते हुए। काम के बारे में भी हमारे कोई एक काम ठीक नहीं है ऐसा नहीं कहते, लेकिन काम विषय को लेकर एक देव भी है, कामदेव है इधर, लेकिन वहां भी धर्म आधारित होना चाहिए, धर्म से नियंत्रित। एक प्रकार से अनकंट्रोल्ड काम वो हम नहीं मानते हैं। ये सब नियंत्रण करने वाला जो तत्व, कानून कहो, विधि कहो, ये सब को स्वत्व, इस शब्द से हम, भारतीय स्वत्व है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ भारत। देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो राम और कृष्ण हमारी पहचान है, हमारी भारतीयता की पहचान है, भारतीयत्व की पहचान है। तो राम और कृष्ण के जो चरित्र हैं उसको हम भारतीय स्वत्व में किस तरीके से परिभाषित करेंगे, कैसे मानेंगे कि वो भारतीय स्वत्व के प्रतीक हैं? वाल्मीकि ने स्वयं किए हैं राम जी के बारे में, रामो विग्रहवान धर्म, हुई इस राम। हम जो कहते हैं धर्म या अपने जो स्वत्व, इसका जो प्रतिपुरुष, सिंबल, इसका आदर्श कौन है, इसके लिए मैंने एक मनुष्य आपके सामने रख रहा हूं, वो है राम, ऐसा कहते हैं। नारद जी, जब नारद जी के सामने आकर वाल्मीकि ने पूछा था, सर्वगुण संपन्न अमुक अमुक गुणों वाले एक व्यक्ति का नाम, एक मनुष्य का कहानी मेरे को बताओ, मैंने जो वो कहानी लिखेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए। उस समय नारद जी ने जो गुण, जितना वाल्मीकि ने पूछा उससे 10 गुना ज्यादा गुणों के वाले राम जी को, ये भारत का जो क्वालिटीज है, भारत का, वो राम रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर आपके रास्ता ठीक है क्या या नहीं, वो देखना है तो किसी एक प्रकार से हमको कुछ मापदंड चाहिए। वो मापदंड क्या है? हमारे सामने भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। इसलिए गीता में कहते हैं, यद्यत आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। What are the ways which we have to go beyond? हम आगे जाने के लिए कौन से रास्ता अपनाना चाहिए? सामान्य लोगों के लिए आचार्य, श्रेष्ठ, देवतुल्य लोगों को देखना चाहिए। ये सर्व गुणों का 2 व्यक्ति में आपको अगर सम्मिलित कर सकते हैं तो राम जी और कृष्ण, भगवान कृष्ण हैं। ये दोनों की विशेषता दूसरा प्रकार से भी है। पूरे भारत के एकता के लिए भी, यूनिटी के लिए भी कौन काम किए हैं? वो राम और कृष्ण ने किया है, समझ सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाने माने समाजवादी थे। उन्होंने जब भारत के एकता के बारे में डिफाइन करने का एक मौका उनके सामने आया, हाउ ही डिफाइंड देम? लॉर्ड रामा कनेक्टेड नॉर्थ विद साउथ एंड लॉर्ड श्री कृष्णा कनेक्टेड वेस्ट विद ईस्ट। उतना मात्र नहीं है, राम कृष्ण के साथ शिव जी के बारे में भी बताया। दैट सोशलिस्ट एथिस्ट मनोहर लोहिया, उन्होंने क्या बताया? लॉर्ड शिवा इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी ग्रेन ऑफ दिस सोइल। इस देश के मिट्टी के एक एक कण में, कंकर कंकर में शंकर है, ऐसा बताया था। दैट मीन्स कृष्ण राम शिव, शिव राम कृष्ण, ये भारत की एकता के कारण है, वो आधार है। देखिए, हमने कल का जो एक ऐतिहासिक दिन था, उसके लिए समूचे भारत ने, भारतीय संस्कृति ने करीब 500 सालों का इंतजार किया, उसकी प्रतीक्षा की, और अंततः वो क्षण आया। लेकिन इन पिछले 500 सालों में, और ख़ास तौर से आज़ादी के कुछ साल पहले से लेकर अभी तक के अवधि में, अभी आपने जो जिक्र किया कि हम तो मानते हैं कि राम और कृष्ण भारत को एकता के सूत्र में, पहचान के सूत्र में पिरोने वाली शक्ति हैं, देवत्व का प्रतीक है। लेकिन इस बीच में एक ये नैरेटिव खड़ा करने की भी कोशिश हुई कि भारत, राम या कृष्ण हैं वो उत्तर भारत के हैं, दक्षिण भारत में कोई और नैरेटिव है।
इस नैरेटिव को की कोशिश को, या मैं कहूँ साजिश को, आप किस तरीके से देखते हैं और क्या उपक्रम हो सकते हैं कि हम इसको भी एक समग्रता में देखते हुए पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सकें? भारत के ऊपर अपने सत्ता करने के लिए आए हुए आक्रांताओं ने, वो चाहे तो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का आक्रमण हो, ब्रिटिश वेस्टर्नर्स का, पाश्चात्य कॉलोनियलिस्ट उपनिवेशवादियों का आक्रमण के समय जो चले थे भारत को विभाजित करने का इस प्रकार का नैरेटिव्स, मुगल लोगों ने भी हमारे यहाँ उस प्रकार का विचार लाने के लिए कोशिश किया। राम कृष्ण इस प्रकार के विश्वास सब अंधविश्वास है, इस प्रकार का प्रचार करने के लिए उन्होंने भी कोशिश किया था, और ब्रिटिश लोगों ने भी किया है। उन्होंने इस साउथ नॉर्थ डिवाइड लाने के लिए कोशिश किया। राम रामायण महाभारत श्री कृष्ण ये सब अंधविश्वास है ऐसा हमको सिखाया। वेद यानी गायों को कौस को जो चारने वाले जो लोगों के गाना है ऐसा भी हमको सिखाया। इसमें कोई अर्थ नहीं है ऐसा। ये सब नैरेटिव्स हमेशा कॉलोनियलिस्ट का नैरेटिव्स है, कॉलोनियल नैरेटिव्स ऐसा कर सकते हैं। मैं हमारे भारत का एक बहुत बड़ा एक दुख की बात, दुर्भाग्य की बात, स्वतंत्रता स्वाधीन होने के तुरंत बाद आए हुए सत्ताधारियों ने, अधिकतर लोग इस कॉलोनियल परंपरा को आगे ले जाने वाले व्यक्ति थे। मैं बताने में मेरे को कोई अर्ज नहीं है, मैं तो कोई मिन्स करने के लिए वर्ड्स को डाइल्यूट करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी का कंसेप्ट क्या था। He was thinking that I am a Westerner by birth, by culture, and I am an accidental Hindu. ऐसा व्यक्त करने वाला व्यक्ति थे, ठीक है, कोई बात नहीं, ये उनका विश्वास है। लेकिन उस विश्वास, उनके पर्सनल विश्वास रखना चाहिए था। उन्होंने ये भारत के अधिकतर लोगों के ऊपर थोपने के लिए प्रयास न करना चाहिए था। थ्रू एजुकेशन सिस्टम, हिस्ट्री राइटिंग, इस विचार, इस पाश्चात्य कॉलोनियल विचार भारत के सामान्य व्यक्तियों के ऊपर थोपने के लिए प्रयास हुआ। ये हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा विडंबना, एक ऐतिहासिक विडंबना है। ये हिस्टोरिकल एक हुआ था भारत के ऊपर। ये सही में इस प्रकार के प्रचार करने वाले विचारधारा के लोग अभी भी हैं। ऐसे लोग हैं अभी राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के जो आमंत्रण मिलने से भी हम नहीं जाऊंगा वहां, ऐसा कहने वाले ये कॉलोनियल माइंडसेट के लोग हैं। दोस्त हु वांट टू डिवाइड अस, उन्होंने जो विचारधारा रखी उस विचार को अभी भी हृदय में, मैं ऐसा कहता हूं, दे आर द लिविंग कॉर्प्स, यानी डेड बॉडी से, प्रेत है, एक प्रकार के कॉलोनियल कॉर्प्स है इनके अंदर। ऐसे लोग हैं, वो लोग ही ये विचार करते हैं राम दक्षिण का नहीं है। कौन कर सकते, रामेश्वर कहाँ है, रामेश्वर कहाँ है। एंड ऑल्सो में अक्सर बताते हैं, मेरे केरल मतलब हमारे केरल है, लेकिन केरल में है पूरे विश्व के सबसे श्रीमंत मंदिर, रिचेस्ट मंदिर, यानी अनंत पद्मनाभ मंदिर है। वो अनंत पद्मनाभ मंदिर ट्रिवांड्रम में है, केरल के राजधानी में, यानी डाउन साउथ। वो पोजिशन ऑफ मूर्ति इज इन स्लीपिंग पोज, यानी सोए हुए विष्णु है, शयन मुद्रा में है, आनंदशाही। बट व्हाट इज द, सही में उसका सिग्निफिकेंस क्या है? वो आनंदशाही, ही इज इन योग निद्रा। विच योग निद्रा? रामावतार के मोमेंट्स बिफोर का योग निद्रा है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ वहां के विधान। अगर अध्ययन किया है तो, मूल कल्पना अगर आप पढ़ाए तो आपको मालूम हो जाते हैं दैट योग निद्रा is Vishnu's yoga nidra moments before, seconds before रामावतार। ये योग निद्रा से कौन उनको उठाया? ब्रह्मदेव ने। कैसे? पुरुष सूक्त गा के। अभी भी आप देखिए अनंत पद्मनाभ मंदिर में आप अगर गया है तो सुबह सुबह निर्माल्य के समय ब्रह्मा जी उस समय किया है, उसका कंटिन्यूएशन के रूप में पुरुष सूक्त गाते हैं। उस बगल में एक नरसिंह मूर्ति है, सभी दशावतार का प्रतिष्ठा है। वो नरसिंह मूर्ति और विष्णु जी के बीच में बैठकर हर रोज हर पल रामायण गाते रहते। वहां के एक विशेष अनुष्ठान है, उत्सव के समय विष्णु जी मृगया के लिए यानी हंटिंग के लिए जाते हैं। देवता ऐसा होता है, दक्षिण में ऐसा प्रथा होता है। इन विच फॉर्म, कौन से रूप में?
कोदंडधारी राम जी के रूप में जाते हैं। सो एंड वहां के सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद क्या है, प्रसाद के रूप में पूजा करके देते हैं। इसको मलयालम भाषा में कहते हैं ओणविल्ल। विल्ल मीन्स धनुष, ओणम मीन्स सबको मालूम है तिरुवोणम। लेकिन ये किसका प्रतीक है? ये कोदंड का प्रतीक है, राम राज्य का प्रतीक है, राम जी का पौरुष का प्रतीक है, राम जी का ध्यान का प्रतीक है, राम जी का एकाग्रता का प्रतीक है, राम जी का सुशील का प्रतीक है, प्रताप का प्रतीक है। ऐसे ओणविल्ल हर उत्सव में सामान्य भक्तों को देते हैं। आपको पता है क्या, परसों अनंत पद्मनाभ मंदिर से पूजा किए हुए ओणविल्ल या ओण धनुष अयोध्या में लेकर गए हैं, वहां लेकर। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। केरल जैसे देश के राज परंपरा के प्रारंभ के बारे में जो रेखा मिलते हैं अभी डॉक्यूमेंट्स, वो इक्ष्वाकु वंश से जुड़े हुए, रघुवंश से जुड़े हैं। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। पूरे भारत में राम है, राम सबका है, राम सब में है, सब में राम है। इसलिए ये कल्पना, इस प्रकार का डिविसिव जो लोग हैं ना, भारत को विघटित करना है, डिवाइड करना, शटर करना, भारत के बर्बादी तक जंग रहने वाले जो लोग हैं ना, वो लोग इस प्रकार का कटिंग साउथ ने, साउथ को कहां से आप कट कर सकते हैं? कौन से साउथ है? शंकराचार्य के साउथ है कैसे? भारत, पूरे भारत को एक करने के लिए, एक ही इसमें सूत्र में बांधने के लिए, होने के लिए प्रयास किए हुए साक्षात शंकराचार्य के, रामानुजाचार्य के, मध्वाचार्य जी के, विदेशी पाश्चात्य आक्रांताओं से भारत को बचाने के लिए युद्ध किए हुए वेलुनाचियार के, तमिलनाडु के वेलुनाचियार एक महिला सोल्जर रानी, उनके साउथ, पोर्तुगल आक्रमणों से भारत को बचाने के लिए स्वयं नौछावर किए हुए रानी अब्बक्का, वो 16वीं शताब्दी का है। ये सब हमारे सामने है। फिर भी बताते हैं आपको, अगर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, गोवा में एक ही जगह आपको नहीं मिलेगा राम जी के प्रयाण से स्पर्श नहीं हुए, ऐसा विश्वास रखने वाले लोग हैं। मेरे जिला में है कम से कम 100 से ज्यादा जगह, यहाँ सीता जी आए, यहाँ सीता जी ने स्नान किया, यहाँ राम जी ने सीता जी के लिए एक कहानी सिखाया, ऐसा करने वाले। एंड स्टिल यू नो, इन केरल के वायनाड जिला में एक जगह है, वो जगह का नाम पुलपल्ली है। वो पुलपल्ली का जो सबसे महत्वपूर्ण खासियत, वहाँ वाल्मीकि आश्रम है। हम बिलीव करते हैं न, बिलीव करने के समय तो कहीं अन्य राज्य के लोग बता हमारे यहाँ था वाल्मीकि, ठीक है रहने दो, लेकिन विश्वास है। ये सब सबसे बड़ा एक अभी तीर्थ यात्रियों का एक महान केंद्र बन गया है। वो जगह का नाम है जटायु गिरी। जटायु, वो रावण ने जो ये कट करके गिरा हुआ जगह, ऐसा हम केरल के लोग मानते हैं। वहां जटायु का बहुत बड़ा एक मूर्ति बना है एक पर्वत के ऊपर। आप जरा गूगल करके देखिए, जटायु पारा, मलयालम में गिरी को पारा कहते हैं, जटायु पारा आप अगर देखा है तो ये मिलते हैं। सो दिस इज द रियलिटी। दैट इज वाई राम मनोहर लोहिया जी ने जो बताया, राम जी ने पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांधा। ऐसा एक इस प्रकार का नैरेटिव का कारण मैंने पहले ही बताया था। दिस आर ऑल कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट्स। उपनिवेश जो शक्तियां हैं, उन्होंने जो बनाया हुआ आख्यान है, इस आख्यान आजकल वो सामान्य लोग खासतौर पर ये अध्ययन कर कर बढ़ रहे हैं, नए पीढ़ी इसको ध्वस्त करेंगे, याद कोई भी शक नहीं है इस विषय में। कल के आयोजन में एक और बात आई जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि राम को, राम के स्वरूप को, राम की उपस्थिति को, राम के पूरे चरित्र को आग बता दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा कि राम आग नहीं ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये जो आग और ऊर्जा वाला जो एक रूपक है, एक तरफ ये, और ये भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि राम जो है वो उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, ये भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई है इसी कालावधि के दौरान। देखिए, इस प्रकार का नैरेटिव या आख्यान कहाँ से निकलते हैं? मैं बता रहा हूँ, एक परवर्टेड माइंड से, एक विकृत मन से ही इस प्रकार का नैरेटिव या आख्यान, ये सब शब्द हमेशा आपके मन को अभिव्यक्त करते हैं।
आपका मन कितना गंदा है उस प्रकार का शब्द आपके मुंह से निकलेंगे। ये पॉलिटिकल लीडर्स राम जी को आग कहते हैं। हाँ, आग होगा उस प्रकार के अधर्मियों के सामने। राम जी ने जब उनके ऊपर इतना करोड़ों राक्षसों ने एक साथ मिलकर आक्रमण करने के लिए आया, अकेला कितना टाइम लगा उनको सबको नष्ट करने के लिए। उस समय वाल्मीकि ने बताया था वो इतना बड़ा अग्नि के जैसा ज्वलन करते थे। वो तो होता है, लेकिन इसका मतलब राम जी आग है ये कहने के अर्थ सामान्यतः अधर्मियों के सामने, रावण के सामने, कुंभकर्ण के सामने, त्रिशिरस के सामने वो किए होंगे, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के लिए वो सामान्यतः एक शीतल मारुत है, धर्म के प्रतिपुरुष है और सभी मनुष्य को अच्छे रास्ते में आगे निकलने का ऊर्जा का स्रोत है। जैसे महान अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल उनके कवितामय उद्बोधन में उन्होंने बताया था, वो उनके मन से आया है। मोदी जी जैसे व्यक्ति के मन से, वो इतना संस्कारित है वो व्यक्ति, इसलिए उस प्रकार का शब्द आ जाएगा। कुसंस्कारित व्यक्तियों के मन से उस प्रकार का शब्द आ जाएगा। अभी भी कुछ लोग बता रहे थे राम जी सीता जी को छोड़ दिया ऐसा करके। वो भी राम जी एक धर्म के प्रतिपुरुष कहने के समय एक सही राजा कैसा होना चाहिए, वो राजा बियॉन्ड डिस्प्यूट होना चाहिए, बियॉन्ड कंट्रोवर्सी होना चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। राम राज्य का खासियत वही है। राम जी ने ऐसा हंसकर सीता जी को त्याग किया ऐसा नहीं, इतना रोते हुए किया है। लेकिन मेरे प्रजा में एक व्यक्ति के मन में अगर मेरे धर्मपत्नी के प्रति उस प्रकार का विचार है तो ठीक है, उनके लिए व्यवस्था दूसरा करेंगे। ये त्याग का प्रतिमूर्ति है, वो आग का नहीं, त्याग का। यह समझने की जरूरत है। लेकिन मैंने पहले ही बताइए, कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट एंड कॉलोनियल प्रेत, उपनिवेश प्रेत मन में रहने वाले व्यक्तियों ने इस प्रकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये ज्यादा समय टिकेगा नहीं, क्योंकि भारत उसके जो विश्व गुरु पद के तरफ उनका जो प्रयाण सफर प्रारंभ किया है, वो बहुत बड़ा एक बड़ा सेना जैसा आगे बढ़ रहा है। हाथियों या सुसज्जित अश्व, रथ, ये सब मिलाकर एक बड़ा यात्रा चल रहा है। वो यात्रा चलने के समय रास्ते के कोने में इकट्ठे होकर कुछ भोगते हैं, इसमें से कुछ होने वाला नहीं। कल एक और बात कही गई कि ये जो आयोजन है, ये जो उपलब्धि है कह लीजिए, ये उस हमारी पूरी भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना, भारतीय विचार की पुनर्स्थापना है, ये भी बात सामने आई। तो जब हम भारतीय विचार की पुनर्स्थापना जैसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, तब वैसी स्थिति में ये एक स्वाभाविक हो जाता है ये जानना कि अब इस भारतीय विचार को और आगे ले जाने के लिए प्रज्ञा प्रवाह जैसे संगठनों की क्या भूमिका हो सकती है, और न केवल प्रज्ञा प्रवाह बल्कि भारत के वैचारिक संगठनों की क्या भूमिका हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात राम ज्ञान, इसको दूसरे शब्द में आजकल जो चर्चा में आ रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारत के जो ज्ञान परंपरा सही अर्थ में, सही परिभाषा के आधार पर आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाना और वैचारिक समूह के अंदर पहुंचाना, ये महत्वपूर्ण काम है। प्रज्ञा प्रवाह उस काम, और प्रज्ञा प्रवाह केवल आपने जो पूछा सही है, सभी वैचारिक समूह के लोग सही अर्थ में भारतीय विचार के ऊपर अध्ययन करने वाले, शोध करने वाले लोग आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत सारा काम करने के लिए है। राम जी का एक मंदिर आने से सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसलिए है उसी अयोध्या नगरी में नॉलेज सिटी भी आ रहा है, ज्ञान की नगरी भी बना रहे हैं। केवल धार्मिक आस्था का विषय केवल नहीं है, आध्यात्मिक साधना का विषय केवल नहीं है, वहाँ ज्ञान विज्ञान का जो केंद्र भी बनने की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा, उस ज्ञान परंपरा के साथ साथ कंटेम्पररी नॉलेज सिस्टम को एक महत्वपूर्ण ब्लेंड करते हुए समाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें सब कुछ आते हैं। देखिए अपने इतिहास, अभी भी अब जो विद्यालयों में जो पढ़ने वाले जो इतिहास है, वो इतिहास के अंदर कितने कितने गलत बातें हम
हम लोग सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। अध्यापक लोगों का भी बहुत बड़ा मजबूरी ऐसा होता है, सिखाना भी पड़ता है। वही बात अभी भी आर्य द्राविड़ ये कहते हैं। आर्य द्राविड़ जो सिद्धांत इंग्लिश लोगों ने क्यों बनाया है? बनाया है भारत को डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करने बिना ये भारत ऐसे विशाल राष्ट्र को वो गवर्न नहीं कर सकते थे। उनको दुर्बल राष्ट्र को सत्ता करना किसी भी आक्रांताओं की अच्छी स्थिति है, अच्छी अवस्था है, इसलिए वो हमेशा वही करते थे। वो आर्य द्राविड़ सिद्धांत, आर्य आक्रमण सिद्धांत अभी भी अपने इतिहास के पढ़ा इसमें आते हैं। भारत के अंदर जो इतिहास 3 प्रकार से डिवाइड किए हैं। कौन डिवाइड किया? यहाँ आए हुए ब्रिटिश लोगों ने, हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया। एंशिएंट एज, मिडीवियल एज, मॉडर्न एज। एंशिएंट एज यानी क्या है? भारत के पूर्व काल। वो क्या है? अंधकार युग था। उस समय पर्वत को, पहाड़ को, स्नेक को, सांप को, बिच्छू को आराधना करने वाले प्राकृत बर्बर संस्कृति के लोग रहे, इसलिए वो डार्क एज है। और मिडीवियल एज क्या है? यहाँ आए हुए इस्लामिक आक्रांताओं के सत्ता काल। ऐसा है ना। मिडीवियल एज ने क्या है? बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी को मालूम है बाबर कौन थे, बाबर के पुत्र कौन थे, पुत्र के पुत्र कौन थे। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हिस्ट्री में एमए पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 10वीं तक को पढ़ने वाले बच्चे को भी मालूम है हुमायूं कौन है, जहांगीर कौन है, अकबर ग्रेट है, औरंगजेब सबसे सेकुलर है। ऐसा कहानी बताते हैं। लेकिन इस बीच में आप कहाँ पढ़ा है अहम डिनास्टी के बारे में? कहाँ आपके हिस्ट्री क्लासेस में आपको मिलते हैं चोला साम्राज्य? लगभग 2000 साल इस धरा में, समृद्ध हाँ, इस धरा में, इस पृथ्वी में और किसी देश का, भारत का छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में ऐसा एक साम्राज्य नहीं था। ऐसे चोल साम्राज्य के बारे में, नहीं तो मराठा साम्राज्य के बारे में फुटनोट है। 1 लाइन में, 2 लाइन में छत्रपति शिवाजी भी थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या क्या किया? अकबर क्यों ग्रेट होते हैं? ये सब पेज पन्ने भर के देते हैं। सो मिडीवियल एज मीन्स मध्यकालीन भारत यानी मुगल कालखंड है। उसमें मराठा नहीं, भोंसले नहीं, अहम डिनास्टी नहीं, असम के मणिपुर राजवंश नहीं है, दक्षिण के कोई राजवंश नहीं है। इस सभी का जो चेंज होना चाहिए। आप अगर वैचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के दायित्व पूछ रहे तो ये महत्वपूर्ण दायित्व ये है, ये हिस्ट्री को और हमारे जो साइंस को किस प्रकार से सिखाना चाहिए। साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सभी को एक इतिहास भी है भारत के अंदर। केमिस्ट्री केवल ऊपर से किसी पाश्चात्य लोगों ने हमको दी है ऐसा नहीं है। रसायन शास्त्र, विज्ञान भारत में पहले ही थे, इसलिए मॉडर्न केमिस्ट्री सिखाने के साथ साथ भारतीय इतिहास भी सिखाना। आई एम नॉट सेइंग दैट प्राचीन काल में रसायन शास्त्र कैसा था अभी हमारे लेबोरेटरी में है लाना, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका हिस्ट्री भी सिखाने की आवश्यकता है। संस्कृत के अलावा देखिए हमको कैसे भारत के वो ज्ञान परंपरा के विश्रुत मूल्य, अमूल्य खजाना कैसे खोल सकते हैं? आपको खोलना है तो सही है, सभी भारत के भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के सही विज्ञान एक प्रकार से रिकॉर्ड करके रखा हुआ जो भाषा कौन सा है? संस्कृत है। संस्कृत अगर पूरे भारत के सभी बच्चों के लिए कम से कम इसका प्रिलिमिनरी पाठ आप कितने जल्दी से जल्दी दे सकते हैं, तब भारत को आगे बढ़ने का जो ताकत मिलेगा। ये वैचारिक समूह का काम है, वैचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। भारतीय भाषाओं को भी एक बार आप संस्कृत का आधार बनाए हैं तो बाकी सभी भाषा, केवल भारतीय भाषा नहीं है, संस्कृत में आपका अगर आपको अच्छी जानकारी मिल गई तो, पकड़ हो गया है तो आपको जापानीज, रूस, रिसेंटली अपने आदरणीय विदेश कार्य मंत्री जयशंकर जी बता रहे थे, रूस में जाकर वहाँ के एक लिंग्विस्टिक मीटिंग में बता रहे थे, इन द प्रिलिमिनरी डेज रूस वाज टॉट ऑन द बेसिस ऑफ संस्कृत व्याकरण हो, उसके आधार पर। सो सभी भाषाओं की माता है। जैसे हम कहते हैं भारत सभी देशों के माता है, हिंदू संस्कृति पूरे संस्कृतियों के माता है, संस्कृत पूरे भाषाओं के माता भी है। इस दृष्टि पर हम हमारे जो सोच को, अपने जो अप्रोच को
चेंज करते बिना हमको आगे बढ़ नहीं सकते। ये सब राम जी ने उस रास्ता खोल के आपके सामने दिया है। वो अभी बहुत सारे छोटे बच्चे भी प्राण प्रतिष्ठा यानी क्या है मम्मा ऐसा पूछना प्रारंभ किया है ना, वो आगे बढ़ेंगे। ये काम अभी वेरी सीरियसली बहुत सालों से प्रज्ञा प्रवाह जैसे संगठन हाथ में लिया है, उस प्रकार का ये काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक नैरेटिव चेंजिंग का भी जरूरत है। वो नैरेटिव चेंजिंग का, नैरेटिव वार, आप मानो ना मानो, पहले आपने पूछा, एक नैरेटिव वार भी चल रहा है, युद्ध भी चल रहा है। इस युद्ध में भी अगर आपको जीतना है तो सही नैरेटिव क्या है, सही व्याख्यान क्या है, अपने इतिहास क्या है, अपने परंपरा क्या है, अपने विज्ञान क्या है, विज्ञान के इतिहास क्या है, ये सब सीख कर आगे बढ़ने की जरूरत है। एक और अंत में एक सवाल मैं और जानना चाहूँगा कि अक्सर ये कहा जाता है, वही नैरेटिव वाली बात आती है कि आज का जो यूथ है उसको इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है, और वो विज्ञान पर, वो आधुनिकता पर, वो टेक्नोलॉजी पर है, और हम उसको धर्म के बहाने जो है वो किसी पोंगा पंथ की तरफ ले जाना की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है। तो वैसी स्थिति में, जैसा कि अभी आपने कहा भी है, तो वैसी स्थिति में एक तो यूथ के लिए अब और किस तरीके से उनका उनको एजुकेट किया जाए, उनका लर्निंग प्रोसेस, पहली बात। और दूसरी बात, इस पूरी प्रक्रिया में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जैसे संस्थान, जो कि संचार, मीडिया, पत्रकारिता, जिसका एक महत्वपूर्ण योगदान है लोगों को एजुकेट करने में, वो संस्थान किस तरह की क्या भूमिका निभा सकते हैं? उसके बारे में मैंने मोटे तौर पर पहले क्वेश्चन के, इसके पिछले क्वेश्चन का आंसर के रूप में बताया है। लेकिन ये भी एक क्रिएटेड फेक नैरेटिव है। आज के पीढ़ी को इसके ऊपर कोई आस्था नहीं, ये कहना सरासर झूठ है, गलत है। मैं तो कल देख रहा था अयोध्या के जो दृश्य, आप देखिए, बूढ़े लोग केवल नहीं थे, उससे भी ज्यादा युवा लोग थे। वो वहां क्यू में प्रवेश नहीं था, 8,000 लोगों को आमंत्रण दिया था। उसके आगे गेट के बाहर जो क्यू में पूरे 24-48 आवर्स से इतना घोर ठंड में रास्ते में बैठे लेटे हुए लोग कौन थे? युवा लोग, 16 ईयर ओल्ड, 15 ईयर ओल्ड, 17 ईयर ओल्ड। ये सब कौन है? देहातों से केवल आए हुए लोग नहीं हैं, देहातों से, गांवों में, वनों में आए हुए बच्चे भी हैं। उसके साथ भारत के प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आए हुए बच्चे भी हैं, प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च स्टूडेंट्स। वो भी रिसर्च संस्कृत फिलोसफी वाले केवल नहीं है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। वो कैसे, आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया के सेंटर पेज खोल के देखिए, युवा लोग, युवती लोग, उन्होंने टाटू जय श्री राम लिखते हैं, राम मंदिर का जो चित्र पीछे करते हैं, फैशन में भी राम आ रहे हैं, ऐसा वो आगे बढ़ रहा है। इससे ज्यादा सुंदर दृश्य कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? देखिए, विज्ञान से इसका कोई लेना देना नहीं। ये कहने वाला कौन है? आज के भारत में, भारत का जो मान पूरे विश्व के स्पेस तक लेकर गए हुए डॉक्टर सोमनाथ, ISRO के चेयरमैन, वहां आकर खड़े थे। ISRO को कितने सैटेलाइट्स भेजा है, तिरुपति मंदिर में जाकर पूजा करते बिना वो भेजा है क्या किसी? अभी चंद्रायन का भी स्थिति क्या है? सो मेरा कहना, आस्था, धार्मिक चिंता, आध्यात्मिकता, वो साइंस के खिलाफ नहीं है, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। ये आजकल लोगों को समझने को मिलते हैं। आज के सबसे जोरदार, ऐसा कह सकते हैं, ऐसे आइकॉन्स कौन है? विराट कोहली है ना। वो विराट कोहली अनुष्का शर्मा को लेकर वहां जो क्यू में खड़े थे मंदिर दर्शन के लिए। सचिन तेंदुलकर कौन है? फिल्म जगत का लोग कौन है? ये सब युवाओं के अंदर इस प्रकार का आस्था का कोई स्थान नहीं है, ऐसा कहना, यह भी एक क्रिएटेड थिंग है, एक कृत्रिम ढंग से, आर्टिफिशियली क्रिएटेड कुछ फेक नैरेटिव से। वो भी आज के नए युवा इसको झूठ साबित कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो बताया, यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, खास तौर पर माखनलाल विश्वविद्यालय जैसा, पत्रकारिता विश्वविद्यालय जैसा, मीडिया के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस को सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। क्योंकि ये गलत नैरेटिव सब बिना सोच विचार,
फैलाने वाला कौन है? स्प्रेड करने वाला जो आपके बिरादरी के लोग हैं यहाँ के, वो मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन वो लिखते हैं, बच्चे नहीं जाते हैं। बच्चे लोग जा रहे हैं, वो देखते नहीं है, फिर भी अखबारों में लिखकर समाज के अंदर एक प्रकार का भ्रम निर्माण करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पत्रकारिता यानी क्या है? वो केवल इररेस्पॉन्सिबल काम नहीं है। महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक जी, ये हमारे पत्रकारिता के आइकॉन्स हैं। ऐसे लोगों ने पत्रकारिता क्यों किया है? समाज के लिए किया है, सत्य समाज तक पहुंचाने के लिए है। मेरा जो एक धंधा है, मेरा एक सैलरी का विषय है, कुछ काम मिलना, इतना मात्र ये नहीं चलेगा। हाईली रिस्पॉन्सिबल एक काम है। इसलिए हम इसको एक लोकतंत्र व्यवस्था में चौथा स्तंभ ऐसा नाम इसलिए दिया है। इसको रिविजिट करने की प्रेरणा स्टूडेंट्स के अंदर देने लायक ढंग से सिलेबस को रिकंस्ट्रक्ट करना है, सिलेबस को। साथ ही साथ कम्युनिकेशन थियोरी से मुझे बहुत आनंद है। मखनलाल विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटीज में भारतीय कम्युनिकेशन थियोरीज भी सिखाते हैं। अभिनव गुप्ता का जो कम्युनिकेशन थियोरी, भरत मुनि का जो कम्युनिकेशन थियोरी, कठोपनिषद का नचिकेत यम संवाद के अंदर कम्युनिकेशन थियोरी, नारद का जो संवाद के बारे में, संजय का संवाद के बारे में, संजय धृतराष्ट्र संवाद के बारे में, these type of theories are being not created, it was already here. करिकुलम के भाग बनाया मखनलाल। अपने आदरणीय कुलपति जी जब आईएमसी में डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने आईएमसी जैसा इंटरनेशनली अक्लेम्ड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी भारतीय कम्युनिकेशन थियोरी को साबित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। वो मैं भी प्रत्यक्ष इसको साक्षी है। कितने मात्रा में वो आगे जा रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन पूरे भारत के अंदर मखनलाल यूनिवर्सिटी से प्रेरणा लेकर इस प्रकार का कम्युनिकेशन थियोरी, देन ओनली सरलीकरण याद कहने क्या है, भारत को बताने के लिए नहीं है। पाश्चात्य कम्युनिकेशन थियोरी से केवल पढ़ाने से नहीं चलेगा। ये दायित्व अपना कर इसके द्वारा आने वाले जनरेशन्स के अंदर भारत के प्रति भक्ति, समाज के प्रति भक्ति, समाज हमको सब कुछ दिया है, हम भी कुछ देना सीखे, ये बात बच्चों के अंदर भी पहुंचाने के लिए उस प्रकार के लायक सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स, इफ यहाँ तो उस प्रकार का प्रयास चल रहा है, प्राउड ऑफ इट। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, मखनलाल यूनिवर्सिटी से प्रेरणा लेकर बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी एक लेना देना, एक गिव एंड टेक पॉलिसी के आधार पर वहाँ भी इस प्रकार का परिवर्तन लाना, उस प्रकार का एक लीडरशिप रोल भी मखनलाल यूनिवर्सिटी इतना सुंदर भव्य विशाल एक सबके अंदर एक प्रकार के जलसी निर्माण करने लायक ढंग से मखनलाल इतना विशाल हो गया है। ये विशाल क्यों हुआ? ये पूरे भारत के लिए है, उसके बाद पूरे विश्व के लिए भी है। ऐसा सोचकर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये थे श्री जे नंद कुमार जी, प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक, और जिनका कहना है, जिनका मानना है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, भारत के पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य की, भारतीय विचार की पुनर्स्थापना का उत्सव है। निश्चित रूप से ये भारत को विश्व के स्तर पर एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमको हमारी परंपराओं को लेकर जो कॉलोनियल मानसिकता है, जिसके चलते हम समाज में एक विभ्रम की स्थिति, एक विषाद की स्थिति, एक विषाक्त स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं, उससे बचना भी होगा और ऐसे तत्वों को पहचान कर उनको अलग थलग करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए हमारी ज्ञान परंपरा को समझने की आवश्यकता है, खास तौर से हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम पुरानी चीज़ को लेकर उसको आज वैसा का वैसा ही स्थापित करें, लेकिन आधुनिक ज्ञान के साथ साथ हमको भारतीय परंपरा का जो प्राचीन ज्ञान है उससे भी हमारे बच्चों को अवगत कराना होगा, उसकी स्थापना करनी होगी, बताना होगा कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारी ज्ञान परंपरा कितनी गौरवशाली रही है। और यही रास्ते हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में ले जाते हैं। विश्व गुरु का अर्थ क्या है? विश्व गुरु का अर्थ कोई तानाशाही नहीं है,
भारत जिस परंपरा का निर्वाह हमेशा से करता आया है वो शस्त्र के आधार पर नहीं बल्कि शास्त्र के आधार पर अपनी स्थापना का विचार वो हमेशा रहा है, और ये शास्त्र के आधार पर स्थापना करना ही भारत का विश्व गुरु होना है। हम उम्मीद करते हैं कि जो कल हुआ है वो भारत के उसी विश्व गुरु के की दिशा में बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है, और निश्चित रूप से संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र हमें मिला है, एक दिन वो भी आएगा जब हम भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित देखेंगे। नंद कुमार जी, आप आए, आपने हमको बहुत सी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।